सेट नंबर 8 फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, छोड़िए वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये है द स्पीच रेफर्ड टू एज आई हैव अ ड्रीम रिलेटेड टू व्हाट। आई हैव अ ड्रीम एक बहुत फेमस स्पीच था एक महान लीडर के द्वारा। वो जो स्पीच था उसमें क्या मतलब किस चीज़ से रिलेटेड था वो स्पीच? क्या वो ग्लोबलाइजेशन से था? क्या वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमी, पावर्टी कहाँ से था? क्या वैश्वीकरण से था, मतलब जातीय नस्लीय भेदभाव से था? जस्ट अ मिनट। ओके हाँ, तो क्या बोला था? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, जातीय भेदभाव, इकोनॉमी, आर्थिक से या गरीबी से। तो क्या होगा आपका आंसर? तो स्टूडेंट का कहना है बी। ओके साउंड परफेक्ट है ना बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है? साउंड में कोई इशू नहीं है? ओके तो बिल्कुल राइट आंसर है बी ही आंसर होगा, जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। साउंड कम आ रही है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है साउंड में कम आ रही है? अच्छा हाँ, जस्ट वेट। यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन तो कनेक्टेड ही है। अब बताओ तो, थोड़ा कम आ रहा है यही ना? मैं थोड़ा धीरे ही बोल रहा हूँ मुझे लगता है। साउंड इज परफेक्ट। ओके इसका आंसर बी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो बच्चों इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, क्या है ये, कौन सा स्पीच है, ये कहाँ से लिया गया है, कौन महान लीडर दिया है और इसमें क्या क्या डिस्कशन है। तो चलिए इसके रिसर्च के दुनिया में इस स्लाइड को देखिएगा। इस स्लाइड में आपको दिखेगा मार्टिन लूथर किंग स्पीच देते हुए दिख रहे होंगे ये पिक्चर में। ये एक स्पीच था जो 1963 में एक स्पीच बहुत महान दिया गया था, बहुत आइकॉनिक स्पीच में से एक था अमेरिकन हिस्ट्री में। अमेरिका के थे ये मार्टिन लूथर किंग, और ये एक वाशिंगटन में समझो कि ये स्पीच हुआ था जो इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए बुलाया गया था सारे पीपल को वहाँ पे। और वो उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में, इक्वालिटी के, समानता के और आज़ादी के बारे में डिस्कशन वो किए थे मार्टिन लूथर किंग। ठीक, तो ये ब्रीफ में समझो कि ये है स्पीच के बारे में थोड़ा सा समरी, कि ये एक आइकॉनिक, बहुत प्रसिद्ध, बहुत ज़बरदस्त वो अमेरिकन हिस्ट्री में के एक ज़बरदस्त इतिहास का वो एक स्पीच था। ठीक है, और वो 1963 में हुआ था स्पीच। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि पहले अमेरिका में ये जो गोरे और काले का ये जो भेदभाव था, ब्लैक का अलग था, जो फेयर थे उनका अलग था, कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता था, कुछ भेदभाव था। तो उसके लिए मार्टिन लूथर किंग सामने आए। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग के बारे में थोड़ा ये ब्रीफ में ये है, टेक्स्ट देख रहे हो कि मार्टिन लूथर किंग कौन थे। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे, मतलब कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हो शुद्ध हिंदी में। बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी थे, जो अपना की रोल था इनका। गोल गोल घूम रहा है ऐसे मत बोलो। बफरिंग कर रहा है। ओके मैं थोड़ा वेट करता हूँ। अब सही है? कभी भी इशू आ रहा है?
नहीं चल रहा है कि चल रहा है? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है क्योंकि अभी ज़बरदस्त आंधी तूफान आया हुआ है मेरे साइड में, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा, जैसे कि मेरा हिचकी ठीक हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर है स्क्रीन, साउंड क्लियर, परफेक्ट। तो चलिए कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो मैं क्या बता रहा था कि ये मार्टिन लूथर किंग के बारे में ये यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, जो ये आप ब्लू टेक्स्ट में देख रहे हो कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे और अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट में उनका एक अहम रोल था। 1964 में जाके इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। इतना ज़बरदस्त वो लीडर थे क्योंकि अमेरिकन के खासकर इक्वलिटी और फ्रीडम के लिए बात किए हुए थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बात किए थे। मतलब कि इन्हीं का ही अहम रोल है कि आज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है न मात्रा में। ओके, तो ये रहा हमारा कुल मिला के 2 क्वेश्चंस बनता है। एक कि आई हैव अ ड्रीम किस रीजन से है ये, मतलब आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच था वो कौन से टॉपिक से था, किस से रिलेटेड था? तो आप बोलोगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा ये स्पीच दिया गया था, कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग। ओके, और जीके में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ के लीडर हैं और कब नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बहुत रिसर्च हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे। चलिए, ये बुक से था, मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ कि बुक से 1-2 क्वेश्चंस आ जाता है, आएगा ही, क्योंकि 2012-13 से देखोगे तो बुक्स का जो है बुक से क्वेश्चंस, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, अ मैट टी पार्टी, ये भी एक बुक से लिया गया है। क्या आंसर दे सकते हैं आप सभी? इक्वालिटी का मतलब होता है बिटवीन द ब्लैक एंड द वाइट। हाँ बिल्कुल, उनके समानता के बारे में, उनके हक के बारे में बात किए थे सौम्या, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है स्टूडेंट का जो बोल रहे हैं। 2 का जो सी होगा आंसर, 2 का सी ही आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए, अ मैट टी पार्टी एक समझो कि कहानी है, अब वो कौन से बुक से लिया गया है, एक स्टोरी है। ये बुक जो है इसमें दिया नहीं है एक्चुअली में, लेकिन एक्चुअली एक बुक से लिया गया है ना। अब वो बुक के ऑथर कौन है? तो वो लेविस कैरल है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये एक नाम है जो लेखक का, एक इंग्लिश राइटर थे वो। चलो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डीपली, ये कौन थे लेविस कैरल, कौन से बुक से लिया गया है, क्या थी कहानी। छोटा मोटा ये ब्रीफ में आते देखते हैं इस पिक्चर को। इस पिक्चर में आपको दिखेंगे ये लेविस कैरल, ये हैंडसम एक इंसान कोट पैंट में झाड़ झुड़ के बैठे हुए हैं, सुंदर सा अपने हेयर स्टाइल में। यही है लेविस कैरल, जो एक इंग्लिश राइटर हैं, जो चिल्ड्रन के लिए खासकर वो लिखते थे बुक, चिल्ड्रंस फिक्शन पे लिखते थे। बच्चों का जो काल्पनिक सोच होता है उससे वो ज़्यादा प्रभावित होते थे कि बच्चे क्या क्या सोचते हैं, उसमें उसको किस में इंटरेस्ट है। तो उन्हीं बेसिस पे वो बहुत सारे बुक लिखे हुए हैं, मतलब कि बहुत सारे मैगजीन्स हैं, बच्चे बहुत पसंद करते थे। तो ये बेटर नोन बाय हिज पेन, बहुत अच्छे लेखक रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है 1832 1832 में इनका जन्म, 1898 में इनका मृत्यु। ओके तो ये है ब्रीफ में लेविस कैरल के बारे में। और यहाँ पे जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि वो जो बुक था बच्चों मैट टी पार्टी, वो एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड बुक से लिया गया है। उस बुक का नाम था, मतलब कॉमनली इसको कहा जाता है एलिस इन वंडरलैंड कहा जा सकता है उस बुक को। ठीक है, ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता है, एलिस इन वंडरलैंड, लेकिन एक्चुअल नाम इसको एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड कहा जाता है। ठीक, जो एक इंग्लिश चिल्ड्रंस टेल था, मतलब कि इंग्लिश में ही था वो, बच्चों की कहानी थी। इसमें होता क्या है बच्चों की, जो भी इमेजेस देख रहे हो, ये एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम एलिस होता है, इसी पे पूरा वो बुक है, समझ रहे हो।
और ये जो भी इमेज दिख रहा है इसमें यही दिखाता है कि एलिस जो है ना वो एक रैबिट के होल में गिर जाती है, ठीक है। मतलब कि एक होता है खरगोश का जो छिद्र होता है उसमें वो गिरती है, उस गिरने के बाद वो ऐसी अलग दुनिया में चली जाती है जहाँ जानवर, जहाँ पे वहाँ पे एनिमल्स जो भी क्रीचर्स हैं वो मानव के सदृश दिखते हैं, ठीक है। थोड़ा मतलब आधे रूप में देखा जाए तो इंसान और आधे रूप में वो अपने जानवर के रूप में, क्रीचर्स के रूप में। तो इसको यहाँ पे बताया गया है एंथ्रोपोमॉर्फिक क्रीचर्स, मतलब कि एंथ्रोपोमॉर्फिक क्रीचर्स का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स के जैसा दिखना। तो वो ऐसे क्रीचर्स दिखते थे। तो वही एक लड़की है जिसका नाम एलिस होता है जो रैबिट होल में गिरती है, जो फैंटेसी के अलग दुनिया में चली जाती है, ठीक है। तो ये एक फिक्शन पे है, ये चिल्ड्रन के जो फिक्शन है, फिक्शनल स्टोरी है, काल्पनिक स्टोरी है, कोई सच्ची घटना पे है नहीं। तो यही होता है। उसके बाद वो बच्ची एलिस को उस सारे क्रीचर से, एनिमल से प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। उसके बाद उसमें कहानी में जो भी ट्विस्ट आए यही है ब्रीफ में, संक्षेप में। ये चींटी दिखती है, देखो मानव सदृश थोड़ा दिख रही है। यहाँ जो खरगोश दिख रहा है थोड़ा ये देख रहे हो, ये भी मानव सदृश दिख रहा है। तो एक अलग ही टाइप के वो दुनिया थी। तो इस पे ये आधारित था, एक ऐसे टाइप का कहानी था जिसमें बच्चे में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ए मैड टी पार्टी लेविस कैरल के द्वारा लिखा गया है। और मैड टी पार्टी कौन से बुक से लिया गया है, तो आप बोल सकते हो एलिस इन वंडरलैंड। तो एनसीईआरटी बुक में 4th क्लास में भी है, 5th में भी है, 9 to 12 में भी कहीं कहीं आपको दिखना चाहिए ये। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए, फोकस्ड कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा क्वेश्चंस पे। आपका पार्टी अगर हो गया तो बर्थडे पार्टी कंप्लीट। तो आइए अब क्वेश्चंस पे। चलिए, स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं 3rd का आंसर सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अनु कुमारी, योगेंद्र कुमार राय, शिवम, अंकु है, अक्षत हैं, बिल्कुल राइट हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बैक टू बैक आंसर दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स सी बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, ये इंडिया ही क्यों होगा, मून क्यों नहीं होगा, बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो समझिए कि जैसे इसके पहले भी आप लोगों को बताया था कि नेहरू इन हिज लेटर्स टू हिज डॉटर, मतलब कि नेहरू अपने डॉटर को लेटर लिखा करते थे इंदिरा गांधी को। उस पर एक बुक ही आ गया है। तो उस बुक में हर बार डिस्कशन होता था लेटर्स में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। तो एक लेटर था उसमें आर्यवर्ता के बारे में वो डिस्कशन किए थे। आर्यवर्ता का मतलब होता है इंडू लैंड, ठीक है। आर्यवर्त का मतलब भारतवर्ष कहा जाता है ऐसे हिंदी में। आर्यवर्त मतलब भारतवर्ष, उसको इंग्लिश में इंडू लैंड भी के नाम से जानते हैं। तो इस इंडू लैंड में इंडू का मीनिंग पूछ रहा है कि इंडू का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो इंडू का मतलब सीधा सीधा समझिए कि इंडिया होता है। अगर इसको भी थोड़ा सा देखोगे इस स्लाइड से कि ये है इसका पेज, तो देखोगे ये कवर पेज है, एक बुक है, अभी भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल सकता है, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। तो कितने लोगों को इंटरेस्ट होता है उस लेटर को पढ़ने में कि आखिर क्या डिस्कशन होता था उस लेटर्स में, ऐसा क्या होता था जब नेहरू जी दूर थे अपने बेटी से, तो क्या लेटर्स में होता था। तो उसमें पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ है। उसमें इंडिया के बारे में भी बातचीत हुई थी कि कैसे उस प्रोग्रेस के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो उसमें ही है। और ये है एक आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, ये एक प्रोज पोएट्री ड्रामा में आपको मिलेगा, ये मिलना चाहिए।
तो उसमें आर्यवर्त का डिस्कशन हुआ है। आर्यवर्त का मतलब होता है श्रेष्ठ जनों का निवास स्थान। ठीक, भारतवर्ष की इस संपूर्ण धरती के मध्य में आर्यवर्त था, जिसकी सीमाएं वक्त के साथ बदलती रही। इंडिया में ही है जो श्रेष्ठ जनों का निवास स्थान को बोलते हैं आर्यवर्त, और धीरे धीरे आज के टाइम में उसकी जो सीमाएँ हैं वक्त के साथ इधर उधर होती गई। ठीक है, और यहाँ पे आर्यवर्त के बारे में और भी यहाँ पे डिटेल में दिया है इंग्लिश में कि ये एक संस्कृत प्रोनाउंसिएशन है आर्यवर्ता, इसको बोलते हैं आर्यवर्ता। ठीक, और हिंदी में आर्यवर्त, और जो भी है आप इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग मेन पॉइंट पे यही बोलेंगे कि इंदु का मतलब इंडिया होता है। ओके, जैसे कि कल भी बताया था, उसमें एक लेटर में ये भी डिस्कशन किए थे कि कौन से न्यूलिथिक जो मेन होते थे वो कौन से क्वालिटी के कपड़े का यूज़ करते थे, तो फ्लैक्स था, कल का आंसर में दिखा होगा। तो ये आ जाता है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर बुक से, चैप्टर से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे भाई है, डैट विच कांट बी रीड इज कॉल्ड व्हाट। चलिए स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप टू द पॉइंट बात कीजिए, क्योंकि मैसेजेस में देख रहा हूं शुरू से कि कुछ स्टूडेंट्स टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो इच्छा कीजिए। उस स्टेज पे मैं समझाने वाला हूँ नहीं, टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, आपकी इच्छा। मन करे तो पढ़िए, मन न करे तो मत पढ़िए। मन कर रहा है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की तो कीजिए, आपकी इच्छा। मैं सब बिल्कुल इस बार मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ, आपको फ्री छोड़ा हूँ, एकदम स्वतंत्र रहिए, आज़ाद रहिए, जो मर्जी कीजिए, कि पिंजरे में हो नहीं, उड़िए आराम से, आसमान में उड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पता चलेगा एग्ज़ाम बाद, उसके बाद अगर नहीं उड़ते हैं ना, देखते हैं कौन पंख काटता है आपका। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन डीपली बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान हटा, दुर्घटना घटा, तो ये होना नहीं चाहिए। फोकस बनाए रखिएगा, उसके बाद आप एंजॉय करते रहिएगा, कोई इच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बस होना चाहिए क्वेश्चन सही आपका। ध्यान से सुनो, उसके बाद जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मैं नहीं चाहता कि वो करे से करे कदम उठाऊं, आपको ब्लॉक करके, रिमूव करके, ऐसे कुछ मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप स्वतंत्र रहो, मस्ती करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आंसर सही दीजिए या अटेम्प्ट जरूर कीजिए, फोकस भी बनाए रखिए साथ साथ में। ओके, इसके बाद जो भी कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं डी, बिल्कुल राइट आंसर है, होगा एलिजिबल। डैट विच कांट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? जिसे पढ़ा ना जा सके, जो अस्पष्ट है, जो अपठनीय है, जो एकदम अनक्लियर है, जो पढ़ने योग्य नहीं है, उसको बोलते हैं एलिजिबल। जैसे कि आपका राइटिंग पढ़ने योग्य नहीं है, एकदम अनक्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिजिबल। ओके, जिसे पढ़ा ना जा सके। और बाकी के जो वर्ड है इसका मीनिंग अलग अलग होता है, इसको एक एक लाइन में आप देख सकते हैं। इसका भी यहाँ पे बनाया गया है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल वीवीआई है, इसलिए इस पर खास कर ध्यान रखिएगा। ये जो दिख रहा है ये जो वर्ड है कॉन्कर्ड है, ये एक सेकंड रुकना, ये इनविजिबल नहीं होना चाहिए, इनविंसिबल होना चाहिए। इन एलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य, जो एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल, नॉट परमिटेड और सुटेबल इज कॉल्ड इन एलिजिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जो अजय होते हैं, जिसे हराया ना जा सके, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। जो इनकैपेबल ऑफ बीइंग कॉन्कर्ड, अजय होता है, जो हार नहीं सकता है। अनेबल टू बी सीन, जिसे देखा ना जा सके, जो अदृश्य है। इनविजिबल होता है, विजिबल का मतलब दृश्य, देखने योग्य, लेकिन आई एन लगा था ठीक अपोजिट हो जाता है, इनविजिबल। और इलिजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा ना जा सके। क्लियर हो गया?
चारों के चारों वर्ड। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। इस बार आया हुआ है एलिजिबल, मतलब कि 2013 में। तो हो सकता है तीनों में से कोई भी वर्ड हो सकता है, क्योंकि चारों के चारों वीवीआई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कीजिएगा। वॉल्यूम इंक्रीज कीजिएगा, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज इनकरेक्ट। एक ऐसा वर्ड है, ऐसा एक सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है और बाकी के 3 सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान दीजिए, तो स्टूडेंट का आंसर है 5 का ए। ओके, तो सभी स्टूडेंट का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। अब जाके आंसर दे रहे हो, जितने स्टूडेंट्स हैं टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, बड़ा जल्दी बात मान लेते हो मेरा। थैंक गॉड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर डिसिप्लिन। तो बच्चों 5 का ए बिल्कुल राइट आंसर। बाकी के जो तीनों सेंटेंस है, मतलब ये होगा नहीं, मतलब तीनों के तीनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है ग्रामेटिकली, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? आपको पता होना चाहिए, कैनवस 2 वर्ड है, कैनवस में VASS कैनवस जो दिया हुआ है, इसका भी एक मीनिंग होता है, सुटेबल मीनिंग है। और एक कैनवस सिंगल एस भी होता है, इसका भी एक मीनिंग होता है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट वर्ड कौन सा होगा, बस इसी में से एक चूज़ करना है। तो डबल एस वाले को बोलते हैं वोट मांगना, जिसका हिंदी होता है डबल एस जो है, इसका मतलब होता है वोट मांगना, मत मांगना, कैनवस का मतलब। और जो सिंगल एस होता है, इसको बोलते हैं कैनवस। एक जिस बोर्ड पे हम लोग पेंटिंग करते हैं, उसको हम लोग कैनवस बोलते हैं, जो हम चित्र फलक जिसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। मतलब जहाँ पेंटर एक है ना, पेंटर पेंट करेगा किस पे, कैनवस पे। जैसे एक बोर्ड है, ठीक, इस बोर्ड पे जो कोई पेंटिंग कर दिया जाए और उस बोर्ड को टांग दिया जाए, ठीक, तो वही उस बोर्ड को हम लोग बोलते हैं कैनवस। जैसे कहा जाता है अ कैनवस बोर्ड, और कैनवस बोर्ड नाम सुने होंगे जिसपे पेंटर पेंट करता है, ठीक। तो जहाँ पेंटर पेंट की बात आ रही है, वहाँ कैनवस सिंगल एस की बात होगी। जहाँ पेंटर पेंट, वहाँ सिंगल एस। ओके, वोट मांगने की तो बात करेगा नहीं पेंटर, यहाँ पेंट कर करके, ओके, कैनवस पे पेंट करेगा। इसलिए सेंटेंस ए होगा जो इनकरेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस कीजिए। एलिगेंट डज नॉट मीन। स्टूडेंट से बोलता हूँ कि वर्ड जो है ना, वो रिपीट करता है ज़्यादातर। वोकैबुलरी में देखोगे 2006 से उसमें वर्ड रिपीट किया है। जैसे कि एलिगेंट वर्ड है, इसके बाद वर्ड आएगा एक एरोगेंट, यहाँ दिख रहा होगा 6 नंबर में। तो ये सारे वर्ड्स मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, सारे वर्ड्स का मीनिंग भी बता चुका हूँ। एलिगेंट का तो हिंदी बहुत बार बताया हूँ, मतलब 1-2 पेपर में आया हुआ है एलिगेंट, आपको शायद आप भूल गए हो। एलिगेंट का मतलब बहुत हिंदी बताया था, इसमें बता रहे ये डज नॉट मीन। कौन ऐसा वर्ड है जो एलिगेंट का सिनोनिम नहीं है, पूछ रहे तो यही रहा है। ऐसा कौन सा वर्ड जिसका हिंदी मीनिंग, मतलब जो हिंदी मीनिंग क्या, एलिगेंट का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आएगा, उसका मतलब नहीं होगा। तो बच्चों एलिगेंट का मतलब बताया होगा सुंदर, ठीक है। एलिगेंट मतलब सुंदर, जिसे मनोहर कह सकते हो। ओके, एकदम जो सजीला है, डिलाइटफुल कहते हैं जैसे इंग्लिश में। गुड लुकिंग कह सकते हो, नाइस लुकिंग, वेल लुकिंग, लवली, जो इंटरेस्टिंग है उसे हम बोलते हैं एलिगेंट। ओके, जैसे मान लो कि आपका ड्राइंग बहुत अच्छा लग रहा है हमको, तो ड्राइंग एलिगेंट है। आपका राइटिंग बहुत खूबसूरत है, तो एलिगेंट है। जैसे हम रिफाइंड भी बोल सकते हैं, ग्रेसफुल बोल सकते हैं। कोई बनाए हो जिसे एलिगेंट कह सकते हैं, या टेस्टफुल कह सकते हैं। तो एलिगेंट का मतलब ये सब हो गया, रिफाइंड हो गया, ग्रेसफुल हो गया, टेस्टफुल हो गया। ये तीनों का अर्थ होता है सेम, सुंदर, मनोहर, शिष्ट, ठीक है।
लेकिन एलिवेटेड जो वर्ड है इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होगा, इसलिए यही हो जाता है इसका आंसर, क्योंकि बाकी सब का मतलब एलिगेंट का होगा मीनिंग, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि डज नॉट मीन, जिसका मतलब वो एलिगेंट नहीं होता है। तो एलिगेंट का मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि एलिवेटेड का मतलब होता है ऊंचा, मतलब कि बुलंद, जो उन्नत होता है, जो ऊपर उठाया गया होता है, रेज्ड जिसे बोलते हैं, हाई बोलते हैं, टॉल बोलते हैं। ओके, वेरी हाई इज कॉल्ड बुलंद, ऊंचा, उच्च, उन्नत कह सकते हो, एलिवेटेड कहलाता है। ओके, जैसे बोलते हैं ना कि दिस होटल हैज़ एन एलिवेटेड पोजिशन अबव द विलेज। जैसे कि एक गांव है, उस गांव के आसपास देखोगे तो एक होटल बना हुआ है, ठीक, उस होटल को देखा जाए तो वो बहुत एलिवेटेड पोजीशन में है, बहुत ऊंचा पोजीशन में है, ऐसे यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एरोगेंट इज व्हाट? आपकी वॉइस बहुत ही एलिगेंट है, थैंक यू स्वीटी, और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत एलिगेंट है, कंटिन्यू रखिए। तो बच्चों, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, जिसे बोलते हैं अभिमानी, जो प्राउड है एरोगेंट कहलाएगा। तो ठीक इसके अपोजिट में आओगे तो क्या होगा? स्टूडेंट का आंसर आ रहा है अधिकतर सी। ओके, ये भी बताया हूँ मैं, हम्बल बहुत बार बताया हूँ, हम्बल, जेंटल, एरोगेंट, इतना वर्ड्स, एक वर्ड्स के बदले इतना वर्ड्स मैं बता देता हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी में बहुत सारा वर्ड्स बता रहा हूँ। बस ध्यान से सुनोगे तभी जाके वर्ड पावरी तो कम से कम बढ़े। एक ही से मतलब बस एक ठो वर्ड में बता के निकल जाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा है इंग्लिश प्रोफेशनल टीचर से पढ़ने को? मतलब कि जो ऑलराउंडर जो है टीचर, जो सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश जो पढ़ा रहा है, और एक टीचर सिर्फ जो इंग्लिश ही पढ़ाता है, दोनों में तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तब मुझे लगता है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मेरा इंग्लिश और बाकी से इंग्लिश। तो वही मैं चाहता हूँ, एक कुछ अलग दिखना चाहिए जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मैं बाकी सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक, पढ़ाने को तो पढ़ के कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उतना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उतना वो डीपली नहीं बताया जा सकता है। मैं इंग्लिश ऑनर्स से हूँ तो मैं इंग्लिश टीचर ही रहूँगा लाइफ टाइम, तो मैं चाहता हूँ कि हर तरीके से जो है, जो क्वेश्चंस, उसको बहुत ईजी वे में बताया जा सके। तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हम्बल ही होगा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट से बोला कि एरोगेंट का मतलब अभिमानी बोला, चाहे अक्खर दम्भी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राउड कह सकते हैं, हॉटी कहते हैं जिसे। तो मान लो कोई इंसान एकदम नेक है, एकदम विनम्र है, तो ठीक उल्टा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हम्बल जो ग्रेसियस है, विनयपूर्ण है, जो नम्र है, न विनयशील है, जैसे बोलते हैं ये एक एडजेक्टिव है, हम्बल भी एडजेक्टिव है और एरोगेंट भी एडजेक्टिव है। इसको सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हो इजीली कि यू आर हम्बल पर्सन, यू आर अ हम्बल बॉय, ऐसे शी इज़ एन एरोगेंट गर्ल, ऐसे करके यूज़ किया जा सकता है। ओके, जो ऑप्शन में सिंसियर वर्ड है, तो सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार जिसे बोलते हैं, या सच्चा कह सकते हो, जो निष्कपट है, जो रियल इंसान है उसको सिंसियर इंसान कहते हैं, जो जेन्युइन है और एकदम ओरिजिनल इंसान है, कहीं उसमें क्या बोलते हैं, बेईमानी नहीं है, जो कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, झूठा नहीं है, सिंसियर कहलाएगा, वास्तविक है, सच्चा है, ईमानदार है। ग्रेव का मतलब और वेन का मतलब, देखो कोई भी वर्ड आ सकता है, ऑप्शन वाले वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उस वर्ड को मैं डीपली बताने की कोशिश करता हूँ। तो ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, जैसे हम सीरियस कह सकते हैं। ओके, एकदम सीरियस इंसान, गंभीर इंसान है। वेन बच्चों, वेन तो यूजलेस कहलाता है, वेन का मतलब व्यर्थ, यूजलेस एकदम बेकार, ओके, जो निरर्थक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
अब स्टूडेंट का पूछना है सर आप कहाँ से पढ़े हैं, गजब हाल है। देखो स्कूल और टीचर्स ख़राब नहीं होते हैं, जो खराबी होती है अपने सेल्फ डिसिप्लिन से इंसान ख़राब हो जाता है। वो भी ख़राब क्या होता है, टैलेंटेड और कम टैलेंटेड की बात होती है, कोई स्मार्ट होता है कोई कम स्मार्ट होता है, तो आपका थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जैसे कि आपका बेसिक कितना बेस्ट है, या आपका फाउंडेशन कितना अच्छा है या बुरा है, आपका स्कूलिंग कितना अच्छा हुआ, आपके टीचर्स कितने अच्छे मिले हैं, ये सब तो फ़र्क पड़ेगा ही, इसका तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी कितना किए हैं, आप इसके अलावा कितना कड़ी मेहनत किए हैं, जो गाइड किया है क्या उसके पथ पे आप चले हैं कि नहीं चले हैं। गाइड करने वाले तो मिलेंगे आपको कि ये रास्ता दिखाएंगे, लेकिन क्या आप चले हैं, कि क्या आप इंतज़ार किए हैं कि हाथ पकड़ के चलेंगे। तो इस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो वही बात है, इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, आपको अंदर से वो फीलिंग्स आनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ ज़बरदस्त तरीके से सर पे कमांड करना है। तो जब तक वो अंदर से फीलिंग्स नहीं आएगी आप हार्ड वर्क कर नहीं सकते हो। अंदर से इंस्पिरेशन चाहिए, अंदर से मोटिवेशन चाहिए, वो पॉजिटिविटी चाहिए। तो कहाँ से आएगा, जब तक आप मतलब मेहनत करना शुरू नहीं करोगे, प्रारंभ नहीं करोगे, स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे मेहनत कर करके, जैसे कि घड़े को भरते हैं एक एक बूंद से, वैसे ही थोड़ा थोड़ा मेहनत कर करके एक बुलंदी पे इंसान पहुंचता है। जैसे कि छत पर भी जाना होता है तो एक ही बार पहुंच नहीं जाते हैं, सीढ़ी की तरफ से जाते हैं ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही है हमारा दुनिया, हमारी लक्ष्य, हमारी एम्बिशन, धीरे धीरे जा सकते हैं। तो वही है सेल्फ स्टडी, और आपका डिसिप्लिन ही है जो आपको महान बनाएगा। तो मैं अभी भी समझो कि मैं अपने आप को महान नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी अभी मेहनत ही कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। मैं तो हमेशा जितने बैच है मैं हमेशा सीख ही रहा हूँ। जो सीखना बंद कर दिया समझे कि वहीं पे इंसान का अस्तित्व ख़त्म हो गया। तो आप सीखना बंद मत कीजिए, लाइफ टाइम सीखना होता है। मैं हर एक दिन सीखता हूँ, आप भी सीखते होंगे, मैं हर एक क्लास में सीखता हूँ, बच्चों के रिस्पॉन्स से बहुत कुछ सीख जाता हूँ मैं। कभी कभी लगता है कि जैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, कोई ऐसा स्टूडेंट कुछ ऐसा बोल दे जो मुझे गुस्सा आ जाए, तो मुझे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हैंडल करना है, ये भी एक सीखने की बात है। एक से एक स्टूडेंट से भेंट होता है। मैं 7-8 साल 9 साल 10 साल हो गया पढ़ाते हुए, मैक्सिमम 10 ईयर्स की बात करो, तो एक से एक स्टूडेंट्स मिले हैं, ऐसे ऐसे लफुआ से लेके आवारा से लेके एक टैलेंटेड से लेकर टॉपर्स तक। तो कैसे हैंडल करना है, क्या वो बोलते, किस तरीके से सुंदर से उसको प्रकट करना है कि उसको बुरा भी ना लगे और उस बातों को भी वो लग जाए उसको दिल पे, ऐसे भी होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें हैं जो वक्त के अनुसार, वक्त के हिसाब से, वक्त के अकॉर्डिंग इंसान को सीखना आ जाना चाहिए। मगध यूनिवर्सिटी से किए हैं क्या सर, आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हो? ये सब क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा एक टाइम में, ठीक है। कंट्रोल करने का एक ही रीज़न है कि उसको दिल में मत लगाओ, ठीक है। बस उसका अपने तरीके से, अपने माइंड, अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग वो अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, आप अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स दीजिए, बस और कुछ नहीं। मैं ही चिल्लाना शुरू कर दूँ, मैं ही गर्मी में आ जाऊँ, मैं ही आग बबूला हो जाऊँ और आप पे चिल्लाना शुरू कर दो, तो अपना खून खोला के मैं क्या हासिल कर लूँगा, आप ही बताओ। तब तो आप जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। मतलब कि आपका ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स वो चाहते हैं कि बस थोड़ा सा टीच किया जाए, टीचर को थोड़ा सा भड़काया जाए, उकसाया जाए, तो फिर क्या फ़ायदा कि उनके उकसाने पर आप उकस गए, बताओ। थोड़ा सा वो टीच किए, आप वो हो गया टीच। तो इस तरीके से कोशिश करना होता है, कितना भी हो जाए वो अपने न्यूट्रल रहो, समझ रहे हो, न्यूट्रल। बच्चों पॉइंट पे आते हैं, बात तो बहुत है करने के लिए और वो भी इम्पोर्टेंट होगी बातें, समझते हैं पहले इस चीज़ को। कहाँ गया जी मेरा ये, हो क्या गया, जस्ट वेट, पढ़ाते पढ़ाते पेन गुम हो गया, इसमें का कर्जर कौन चुराया बता दो। कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो। डेसिफर का मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सप्लेन करना या इलेबोरेट करना, व्याख्या करना, वर्णन करना, डेसिफर का मतलब। तो ये इसमें 3 वर्ड है जिसका मतलब ही होता है व्याख्या करना।
जैसे ट्रांसलेट का मतलब अनुवाद करना, व्याख्या करना, वर्णन करना। जैसे इंटरप्रेट का मतलब वही होता है। सल्व का मतलब हल करना, व्याख्या करना। ये तीनों वर्ड का मीनिंग होता है सेम। डेसिफर का एग्जैक्ट सिनोनिम वर्ड है। लेकिन चीट बिल्कुल अलग वर्ड है। इन सभी में से कुछ अलग दिख भी रहा है। चीट का मतलब धोखा देना होता है, छल करना, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। ओके, डेसिफर का ठीक ये सिनोनिम वर्ड नहीं है। यहाँ बोल भी रहा है कि जो सिनोनिम वर्ड नहीं है वो कौन सा है, तो चीट होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक्यूमुलेट मतलब बताओ। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई दिक्कत, कोई भी इशू होगा तो बिल्कुल आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर जीरो लेवल से पढ़ाइए, बेसिक लेवल से पढ़ाइए, तो इस टाइम में इतना पॉसिबल है नहीं कि मैं बता पाऊँ। वो सब करने के लिए बस यही है कि अभी एग्जामिनेशन से फोकस कीजिए। एग्जामिनेशन के बाद जो भी बैच होगा कंटेक्ट कीजिएगा, और कुछ नहीं। एक्यूमुलेट का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करना, ठीक है। कलेक्ट करना, एकत्र करना होता है, इकट्ठा करते हैं एक्यूमुलेट। जैसे कि वाटर भी मान लो कि एक्यूमुलेट कहीं सड़क पर है, एक्यूमुलेट हो गया है, एक जगह एकत्रित हो गया है। जैसे मान लो कि पैसों के बहुत एक्यूमुलेट करके चल रहे हो, बहुत सारा एकत्रित करके चल रहे हो, लेकिन कोई इंसान है कि उसको उड़ाते हुए चल रहा है, गंवाते हुए चल रहा है, इधर उधर बिखेरते हुए चल रहा है, उसको हम बोलेंगे स्क्वैंडर। ठीक उस उल्टा हो जाता है स्क्वैंडर। समझ रहे हो? तो एक्यूमुलेट का मतलब, अमास का मतलब कलेक्ट और स्टोर, ये तीनों वर्ड सिनोनिम वर्ड है एक्यूमुलेट का। एक्यूमुलेट का एग्जैक्ट सिनोनिम वर्ड अमास, एकत्र करना। एक्यूमुलेट स्टोर करना होता है ना, स्टोर कर लिए। और कलेक्ट का मतलब भी वही हुआ, हर चीज़ को एकत्रित किया गया। तो ये तीनों वर्ड सिनोनिम वर्ड था, लेकिन ठीक इसके उल्टा एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा स्क्वैंडर, जिसका मतलब उड़ाना, गंवाना, बिखेरना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। दिस इज अ रिलीजियस डैश आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। सबका मीनिंग अगर आप जानते होंगे तो इसको एग्जैक्ट एक वर्ड को इसमें फिल कीजिए जो एक सुटेबल सेंटेंस बने। रिलीजियस है तो रिलीजियस एक की वर्ड है जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा वर्ड को फिल करना है। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? सर मैं अभी किसी चीज़ का तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसे भी प्रोफेशनली देखा जाए तो मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मुझे लाइफ टाइम टीचिंग ही करना है, ठीक है। और वो भी मतलब कि इसमें अगर ड्रीम की बात किया जाए, अगर मेरे सपने की बात करोगे तो मैं यही कहूँगा कि मुझे कोई कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करता हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि मुझे 9 to 5 जो जॉब है वो मुझसे होगा नहीं। 9 to 5 का मतलब वो एक अंदर से वो होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाती है कि मैं किसी मतलब अंडर में काम हो पाए मुझसे। मैं अपना मतलब कह सकते हो अपना बिजनेस या अपना इंस्टीट्यूशन, अपना स्कूल, मतलब जिसमें लाइफ टाइम में यही करूँ, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैं एलिजिबल भी हूँ, चाहूँ तो मैं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करके कर भी सकता हूँ इजीली, क्योंकि मेरा बीएड भी कंप्लीट है, पीजी कंप्लीटेड है, ठीक है। तो ये सब करना नहीं है, वो समझो कि मुझे लाइफ टाइम टीचिंग ही करना है, लेकिन अपना जहाँ भी टीचिंग करो टीचिंग ही करो, लेकिन अपना टीचिंग। तो वही हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। मतलब कि एक कह सकते हो कि जहाँ इंग्लिश है वहाँ नवनीत सर होना चाहिए, और कुछ नहीं। इंग्लिश की दुनिया में ही राज करना है, समझ रहे हो? बस शॉर्ट में यही समझ सकते हो। तो बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है बी, रिलीजियस राइट। क्या होता है इसका, क्या मीनिंग हुआ? लक्ष्मी ठाकुर एक सॉन्ग तो बहुत दिन हो गया, अभी गवाओ ही मत, ठीक है, एक टाइम आने दो। आपकी कृपा से इतना ज़बरदस्त फिट एंड फाइन हुआ तो वो भी होगा, मधुर आवाज़ भी आ जाएगा, था ही, है भी, होगा भी। इसको थोड़ा समझते हैं क्या मतलब हुआ, राइट क्यों होगा, रीज़न क्या हो सकता है। देखो राइट का मतलब होता है
धार्मिक उत्सव कह सकते हो, संस्कार बोल सकते हो, जिसे अनुष्ठान भी कहा जाता है। तो यह एक धार्मिक उत्सव है, यह एक धार्मिक संस्कार है, समझ रहे हो, यह एक धार्मिक कृत्य है जिसे बोलते हैं। तो मतलब एक सेरेमनी होता है, कोई धार्मिक सेरेमनी हो गया या धार्मिक सेलिब्रेशन हो गया, उसे बोलते हैं अनुष्ठान, उत्सव। तो यहाँ पे राइट यही है सुटेबल इसका एक वर्ड, दिस इज अ रिलीजियस राइट। रिलीजियस जहाँ लगा है मतलब कि राइट एक धार्मिक धर्म से ही जुड़ा हुआ है। तो अनुष्ठान, संस्कार, धार्मिक उत्सव, सेलिब्रेशन, वो सब एक रिलीजन से है, इसलिए राइट ही आंसर सही होगा। बाकी सब देखोगे तो ये दंगा फसाद तो होगा नहीं। एक राइट होता है जिसका मतलब होता है दंगा, ठीक है, और एक होता है साइट, साइट का मतलब दृश्य होता है, दृष्टि होता है, नज़र जिसे बोलते हैं साइट, ठीक है। और साइट टेस्ट, दर्शन, चमत्कार भी कहा जाता है, देखना कहा जा सकता है। तो दृष्टि या नज़र, साइट, तो एक रिलीजियस साइट बिल्कुल गलत, राइट नहीं। और मैनर भी एक वर्ड होता है, मैनर एक सिंगल एन बना, जो ये जो वर्ड दिया है ये गलत नहीं है। आप लोग को लग रहा हो कि डबल एन सर नहीं है या मैनर नहीं है, इसका मतलब होता है जागीर, MANOR, इसे कास्टल भी कहा जाता है। ओके, तो ये सब तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फिर, विच इज़ द करेक्टली स्पेल्ड। ये तो बहुत सिंपल है, देखते ही आंसर दे सकते हो, कल भी मिला था, रिपीटेड क्वेश्चन है स्पेलिंग एरर से। ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? हाँ जी, कुसुम मौर्य स्पोकन क्लासेस भी है, बिल्कुल। मैं बोल तो रहा हूँ इंग्लिश के लिए जो सोच रहे हैं 9-10 के ऊपर से जितने हैं, 9-10-11-12 ग्रेजुएशन, PG, कॉम्पिटिटिव का जो भी जहाँ इंग्लिश है सबका बैच चलता है। तो बच्चों इसका आंसर बिल्कुल सही है, ए आंसर होगा। अकर्ड का मतलब होता है हैपन, मतलब घटित होना या होना का सेंस, तो बिल्कुल सही स्पेलिंग है। बाकी जो वर्ड है बिल्कुल गलत है। पैरेलल का स्पेलिंग ये होता नहीं है, डबल एल होता है पैरेलल, जिसे हम समानांतर बोलते हैं, समान होता है पैरेलल। ओकेजन में डबल सी होता है, इसलिए गलत है। और हेरिडिटरी जो होता है, हेयरडिटरी होता है, HERE होना चाहिए, हेयरडिटरी, जिसका मतलब होता है अनुवांशिक, ठीक है। तो यहाँ पे आई नहीं ई होना चाहिए था, इसलिए ये चारों के चारों वर्ड में एक ही वर्ड ये सही है, बाकी के 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, इसको भी देखते हैं, आंसर दीजिए। आप लाइव चैट में बहुत पीछे हैं सर, मतलब क्या कहना चाहते हो? अच्छा, मैं अपडेट करूँ क्या? क्या कहना चाहते हो? अब ठीक है सर, मैं पढ़ना चाहती हूँ इंग्लिश आपसे। पढ़ तो रहे हो, अब कैसे पढ़ोगे? सही है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब जो रिस्पांस आ रहा है, मैं पीछे नहीं हूँ, बिल्कुल ए आ रहा है स्टूडेंट का। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, एक्सेप्ट में सभी को पता होना चाहिए कि डबल सी होता है, ये है सिंगल सी। बेसिस, एसल, नेव बिल्कुल राइट है। ये तीनों वर्ड का मीनिंग आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। एक वर्ड सिर्फ ये है एसल, जिसका मतलब होता है रास्ता, गलियारा या पथ जिसे बोलते हैं, मतलब एसल का मतलब वे होता है। ओके, एसल का मतलब पथ, रास्ता, गलियारा, रोड, ओके। स्ट्रीट भी कह सकते हो, गली भी बोलते हैं। नेव का मतलब साफ सुथरा, साफ सुथरा जो भोला भोला होता है, ये बहुत बार वर्ड बताया हूँ आपको। बेसिस, मूल जिसे होता है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस से, बताइएगा कौन सा वर्ड ये जो है टू हैव नो बैकबोन। ये आप साइकोलॉजिकल ब्रेन देखा जाए तो साइकोलॉजिकली बता सकते हो ये कि जिसका बैकबोन ना हो, मतलब कि कोई ऐसा इंसान के पास कोई समर्थक या समर्थन करने वाला ना हो, कोई हेल्प करने वाला ना हो, मतलब उसका बैकबोन ही नहीं है। क्या उसके पीछे कोई नहीं है? क्या उसके पास साहस नहीं है? क्या उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है, या उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है? क्या मतलब हुआ? आई डोंट हैव एनी
सपोर्टर, आई हैव नो बैकबोन टू डू दिस वर्क, क्या इसका मतलब हुआ? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ए ही होगा, मतलब कि जिसके पास सपोर्ट ना हो, ठीक है, कोई भी सपोर्ट ना हो, जिसका मतलब कि टू हैव नो बैकबोन, बिल्कुल राइट आंसर है, बाकी तीनों गलत है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर लास्ट, बताना विच इज द करेक्ट सेंटेंस। 13 नंबर क्वेश्चन छूट गया क्या? 13 नंबर नहीं हुआ, स्टूडेंट बोले। रुकना एक सेकेंड, 13 सही में नहीं हुआ क्या? अच्छा हाँ, रुकना। 15 नंबर क्वेश्चन के स्टूडेंट ऐसे आंसर दे रहे हैं, 15 के बाद आते हैं 13 पे, पहले 15 दे ही दो, 13 नंबर लास्ट में करवाते हैं। तो बच्चों 15 का पहले आंसर दे दो। तो 15 का आंसर आ रहा है 15। इसमें एक सेंटेंस सही है, बाकी के 3 गलत है, और ये एक्साइटमेंट होना चाहिए कि बाकी के 3 गलत क्यों है, ये पता होना चाहिए। तो बच्चों जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं सी, 15 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी ही होगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि जंगल का राजा शेर होता है, द लायन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बाकी के 3 देखोगे तो देखोगे द कैट ड्रैंक द होल मिल्क, बिल्ली जो है पूरी सारी जितनी दूध है वो सब पी गई। तो होल मिल्क ऐसे तो लिखाएगा नहीं, सभी दूध, उसको बोलते हैं WHLE होल मिल्क, तब जाके सेंटेंस सही होता। वैसे ही यहाँ कृपया करके आइए, तो हियर का स्पेलिंग भी गलत, HERE। और एक लास्ट सेंटेंस है यहाँ, मेन का मतलब होता है जो घोड़ा होता है ना, तो घोड़ा अब जो भी बने ये, तो घोड़ा के ऊपर ये जो बाल है, हेयर है, इस हेयर को ही बोलते हैं पहले मेन, ठीक है। और इस मेन के सहारे अगर घोड़ा को पकड़े हो, इस बाल को पकड़े हो उसी के सहारे, तो मेन एक ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ठीक, एक लिविंग थिंग नहीं है। तो लिविंग थिंग के साथ बाई का यूज़ करते हैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हो या उसके द्वारा कोई चीज़ होता है तो विद का यूज़ करते हैं। इसके पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं इसी सेशन में 2006 से 13 के बीच में कि बाई और विद में क्या डिफरेंस था, तो इसलिए ये भी सेंटेंस गलत हो जाता है। ओके, तो ये रहा बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर देख लीजिए। इसका कंपेयर हो रहा है, जितना अच्छा मतलब गुड जो है ना, मतलब कि जितना ये अच्छा उतना कि वो अच्छा, मतलब किस चीज़ से कंपेयर किया जा सकता है। लैम्ब का मतलब होता है भेड़ का बच्चा, ठीक है, और चाइल्ड ऑफ शीप जिसे बोलते हैं, अ बेबी ऑफ शीप इज़ कॉल्ड लैम्ब। तो लैम्ब के जितना अच्छा, या जज के इतना अच्छा, या चांदी के इतना अच्छा, या सोना के जितना अच्छा, किस से कंपेयर किया जा सकता है? एक फ्रेज बन जाए तो किस से अच्छा, किसके जैसे अच्छा होना चाहिए, तो क्या बोलोगे? अगर वो, क्योंकि ये एक फ्रेज है, ये यूज़ किया जाता है, ये अपने से नहीं बनाना है कि जो अच्छा लग रहा है उसको डाल देना है, सुटेबल वो है नहीं, एक फ्रेज है जो इंग्लिश ग्रामर में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो बच्चों बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं सी, गोल्ड के उतना अच्छा, तो बिल्कुल सोना से कंपेयर किया जाता है, एज गुड एज गोल्ड। लैम्ब, जज और सिल्वर गलत होगा एक्सप्रेशन, तो याद रखिएगा गोल्ड के इतना अच्छा। ओके, आई होप आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे ये आज का जो एक्सप्लेनेशन है 2013 का।